दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत और चीन के संबंधों के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी बातें की थी। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने तिब्बत की समस्या को समझा था और आज की इस लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे 1962 के सीमा युद्ध के द्वारा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें चाइना और भारत की, चीन और भारत की अगर हम बात करें तो दोनों ही देशों के जो रिलेशंस थे वो शुरुआती दौर में अगर हम देखें कुछ सालों में एक अच्छे रिलेशन दिख रहे थे। भारत की तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही थी जिससे कि चाइना भारत का एक विश्वासी, एक अच्छा दोस्त बना रहे। भारत की सरकार ने चीन को तुरंत ही मान्यता दे दी, जिससे कि चीन को भी लगा कि हाँ, भारत हमारे साथ है। चीन ने भारत को तुरंत ही मान्यता दे दी और तिब्बत पर भारत को जो भी अधिकार प्राप्त थे वो भी उसने चीन को दे दिए। लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां रह गई दोनों के रिलेशंस में, स्पेशली भारत की तरफ से, जिसके कारण 1962 की वॉर होती है, जो कि भारत के लिए पूरी तरह गलत था। अब इस क्या था, कैसे था, सारी बातें की जाएंगी, बस प्लीज़ वीडियो में आप एंड तक बने रहें। सीमा युद्ध हो कैसे गया? अब इतना भारत ने साथ दिया चीन का, खुद भारत ने सुरक्षा परिषद में यूएन के अंतर्गत चीन की सदस्यता की बात की, भारत ने चीन को तुरंत मान्यता भी दे दी। यहाँ तक कि तिब्बत पर बहुत सारे अधिकार भारत को प्राप्त थे व्यापार से संबंधित, उसको भारत ने त्याग दिया। पंचशील समझौता भी किया था भारत ने चाइना के साथ, और नेहरू जी को पूरा विश्वास था कि चाइना कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा ही नहीं। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों ही देशों के बीच सीमा युद्ध हो जाता है। अब इसका एक दोस्तों बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, जब जब चाइना तिब्बत के ऊपर आक्रमण कर देता है, अब तिब्बत को जब वो पूरा कैप्चर में ले लेता है, तो उसी टाइम पर अब चाइना की जो मैप वगैरह, अगर हम मैप की बात करें, तो चाइना ऐसे मैप को दर्शाता है जिसमें भारत का बहुत सारा हिस्सा चाइना के अंडर में दिखाया जाता है। अब शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ मैं, 1955 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो चाइना की सरकार के द्वारा जो मैप वगैरह निकाले जाते थे उस समय, तो उसमें भारत के बहुत बड़े हिस्से को, स्पेशली जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो गया, तो कुछ हिस्से को भारत के चाइना के मैप में दिखाया जाता था चाइना के तौर पर। अब इस पर भारत ने कई बार चीन को कहा भी, तो चीन ने नज़रअंदाज किया बात को, कहा ये तो मतलब पुराने मैप हैं, तो अभी हम नए प्रकाशित करवाएंगे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कुछ स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा। भारत ने कुछ कहने की भी कोशिश की तो उसको टाल-वाल दिया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि नेहरू पूरी तरह आंख बंद कर कर, उनको विश्वास था कि चाइना हम पर आक्रमण ही नहीं करेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये कि जो यहाँ पर जो चाइना में जो हमारे राजदूत बैठे हुए थे, उनको भी पूरा यकीन था कि चाइना में तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि चाइना हमारे ऊपर कभी आक्रमण कर सकता है, चाइना के रिलेशन भारत के साथ खराब हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैप से स्टार्टिंग हो गई कि भारत के बहुत सारे हिस्से को चीन ने अपने मैप में दर्शाया, जिससे कि चीन ने दावा किया कि मेरा इस हिस्से पर दावा है। तो मैप के जरिए सीमा जो विवाद है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब तिब्बत पर तो आक्रमण करके तिब्बत को अपने कैप्चर में भी आगे चलकर हम देखते हैं ले लिया चाइना ने, और तिब्बत से भी बाउंड्री लगने लगी। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत ने कहा, चाइना ने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है भारत में, वो साउथ तिब्बत है, दक्षिण तिब्बत है, वो भी चाइना का एक हिस्सा है। अब ऐसे दावे होने शुरू हुए धीरे धीरे। अब मैप वगैरह में भी हमने देखा कि चाइना ने अपने मैप में भारत के बहुत सारे हिस्से को दर्शाया। अब यहाँ तक दोनों में देशों में कुछ खास कड़वाहट पैदा नहीं हुई। भारत को लगा कि जो चाइना है वो आक्रमण नहीं करेगा, जो भी बातें होंगी वो आराम से सुलझा ली जाएंगी और चाइना हमारी बात मानेगा। और जो चाइना के, जब नेहरू ने भी दौरा किया तो नेहरू ने को भी नहीं लगा कुछ, नेहरू का काफ़ी विश्वास था। यहाँ पे जो राजदूत बैठे हुए थे हमारे, उनको भी कुछ नहीं लग रहा था। फॉरेन मिनिस्टर वगैरह जो भी थे, जो मिनिस्ट्रीज़ थी, वो भी पूरे अपने कॉन्फिडेंस में थे कि चाइना कभी भी आक्रमण ही नहीं करेगा और सारी चीज़ें बैठकर सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जब तिब्बत पर आक्रमण हुआ तो बात गड़बड़ा गई। आप यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, आपने अभी तक पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने शायद अच्छे से पढ़ लिया हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर अचानक से आक्रमण कर दिया, जिससे कि भारत हार गया। दरअसल दोस्तों कहना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि चाइना ने कोई अचानक से नहीं किया आक्रमण। सोचने वाली बात है, अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर हो, एक प्रेसिडेंट हो, अगर आप एक देश के मालिक के तौर पर काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। जो अगर सिर्फ यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर को दोष नहीं दे सकते, हम प्राइम प्रेसिडेंट को दोष नहीं दे सकते, जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है देश की रक्षा के लिए, जो पूरा की पूरी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सब का रोल होता है यहाँ पर।
अगर आप एक देश की रक्षा के लिए एक पूरे देश के तौर पर काम कर रहे हो तो आपको अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। आपके पास एजेंसियां हैं, आपके पास हर चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने अभी स्टार्टिंग में ही अभी क्लियर कर दी है कि 1962 में जो आक्रमण किया गया चाइना के द्वारा वो अचानक नहीं था, उसके बीच हमें 3-4 साल पहले आराम से दिखाई दे रहे थे। अब 1956 के आसपास चाइना ने पूरी तरह, मैं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे डेट, लेकिन पूरी तरह तिब्बत पर अपने सैनिक भेजने शुरू कर दिए। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि 1959 में क्या होता है। 1959 में तिब्बत के अंतर्गत एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है, क्योंकि तिब्बत की सरकार चाइना की सरकार को पसंद नहीं कर रही थी, जो कि साफ तौर पर दर्शा रहा था कि तिब्बत के लोग चाइना की सरकार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और भारत और हो गया, भारत जैसे लोग जो लोकतांत्रिक देश थे उनका तो यही मानना था ना कि जहाँ के देश जहाँ के शासन को स्वीकार ना करे उसको स्वतंत्र ही रहने दिया जाए। तिब्बत के लोग जब अब उसके शासन को स्वीकार ही नहीं कर रहे तो हम कैसे चाइना को मान्यता दे दें यहाँ पर। और ऊपर से भारत के लिए ये धोखा था, क्योंकि भारत से जब भी चीन ने बात की तिब्बत के ऊपर तो चाइना ने कहा था हम शांतिपूर्ण ढंग से तिब्बत पर बात करेंगे, इसीलिए भारत बीच में नहीं आ रहा था। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप अगर आपका एक छोटा सा दोस्त है, एक कमज़ोर दोस्त है, ठीक है, और आप काफ़ी बड़े हो, सिंपल सी बात है, आप शरीर में काफ़ी बड़े हो, और एक आपका और दोस्त मान लो, नॉर्मली क्लासमेट मान लो, आप क्लास में पढ़ते हो, तो अगर आप इस बीच वाले दोस्त के ऊपर अगर कोई आँच आती है, अगर आप इसको मारते हो तो ये वाला दोस्त थोड़ा बचाने की कोशिश करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप तीनों आपस में मान लो दोस्त हो, और दोस्त ना भी सही, लेकिन हाँ ये बीच वाला व्यक्ति आपके बीच में है, ये व्यक्ति भी बातचीत करता है इससे और आप भी इससे बातचीत करते हो। अगर मान लो कि एक जो ये व्यक्ति है, अगर ये वाला व्यक्ति छोटे व्यक्ति पर हमला करेगा, इसे मारेगा पीटेगा, तो आप बीच में आओगे कि नहीं आओगे? आओगे, जाहिर सी बात है, आप इसे बचाने के लिए आओगे। लेकिन भारत ने तिब्बत को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। देखो, भारत आ रहा था, भारत जानबूझ के तिब्बत की बात को सुनता या सुन रहा था, लेकिन हर बार, क्योंकि चाइना ने वादा किया था भारत से कि चाइना तिब्बत से प्यार से बात करेगा, शांति से बात करेगा, हर चीज़ें बैठकर होंगी, कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखा जाएगा। इसीलिए भारत ने तिब्बत को भी सुझाव दिया कि आप चाइना से बैठकर बातचीत कीजिए। लेकिन लेकिन चाइना ने क्या किया, पूरी तरह ये जो दोस्त था इसको अपने अंडर में लेने की कोशिश कर ली, गुलाम बनाने की कोशिश कर ली, तिब्बत को पूरी तरह अपने अंडर में लिया, जो कि साफ तौर पर एक धोखा था। और यहीं से स्टार्टिंग शुरू हो गई थी। और 1959 में ये जो विद्रोह हुआ था, इसी के बाद से जो दलाई लामा थे तिब्बत के, उनको भारत ने अपने यहाँ शरण दे दी। तो साफ तौर पर भारत और चीन के बीच ये एक विवाद को दर्शाता है। अब जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था, और 1959 3 साल पहले इतनी बड़ी घटना हो चुकी थी। तो आप सब साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एक लड़ाई की एक घटना की शुरुआत 1959 में हो गई थी, जब दलाई लामा को भारत ने शरण दी थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और फिर भारत ने आलोचना भी की थी, और बहुत सारे विश्व के अलग देशों ने भी चाइना की आलोचना की थी इस तरह के काम के, जो इस तरह का अटैक किया गया था तिब्बत के ऊपर, उसके लिए। अब इसी बीच क्या हुआ आगे चलकर, अब इसी बीच देखा गया कि, अभी मैं पढ़ूंगा आगे, अब इसी बीच देखा गया कि जो चाइना था, जो पहले कह रहा था कि जो मैप वगैरह बनाए गए थे चाइना की सरकार के द्वारा वो पुराने मैप हैं, अभी उसे दोबारा सुधार करके बनाया जाएगा। आगे चलकर देखा गया कि चाइना पूरी तरह अपनी बात से मुकर गया। चाइना की सरकार ने कहा, चाइना के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा हमने तो आपसे कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये जो क्षेत्र है वो चाइना का ही है। जो भी मैप में, चाइना के मैप में दिखाए गए जो क्षेत्र बताए जा रहे थे चाइना के द्वारा, वो कहा बाद में चाइना ने कि ये तो हमारे ही क्षेत्र हैं जो पहले चाइना का हिस्सा हुआ करते थे। अब चाइना डायरेक्टली ऐसा कहने लगा, तो विवाद होना शुरू हो गया था। मेरा बस समझाने का मोटिव ये है कि 1962 से पहले ही कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जो साफ तौर पर दर्शा रही थी कि दोनों देशों के बीच स्थितियां अच्छी नहीं हैं। लेकिन क्या, कि नेहरू जी को विश्वास था, दूसरे जो लीडर्स थे, यहाँ तक कि जो राजदूत बैठे हुए थे चाइना के अंदर भारत के, उनको भी विश्वास था कि चाइना भारत पर आक्रमण तो नहीं करेगा, चाहे कितनी भी बेकार स्थिति हो जाए। और स्थिति जब इतनी बेकार हो चुकी थी, जब बहुत सारे सीमा क्षेत्रों में भी चाइना इन्वेड कर रहा था, कई सारी झड़पें भी हो रही थी लद्दाख वगैरह में, तब भी भारत की सरकार कुछ नहीं कर रही थी। और जब तक तैयारी यहाँ शुरू हुई, जब लगने लगा कुछ हो सकता है, सैनिक वगैरह तैयार किए जाने लगे, तब आक्रमण ही कर दिया चाइना ने। तो इस तरह भारत को हार का सामना करना पड़ा। और ये एक बहुत बड़ी
चीज़ है जो कि भारत और चाइना के रिलेशन में आज तक बनी हुई है। अब मैं इसे आपको थोड़ा सा रिटर्न में समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ भी अगर पॉइंट रह गया है तो अब यहाँ पे आपका हल हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं नोट्स में, आपके लिए यूज़फुल है ये। दोनों के बीच सीमा विवाद के कारण 1962 का युद्ध हुआ और दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक लंबा विराम लग गया। 1954 में चीन ने भारत के अक्साई चिन के माध्यम से शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाले एक सड़क का निर्माण किया। इस आप यहाँ पे एक मैप मैं अभी आपको दिखा दूंगा, याद रहा मुझे तो मैं मैप भी दिखा दूंगा इस वीडियो में, आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ एरिया है जो चाइना के द्वारा कब्जा किया गया है आज के टाइम पर। उसी यही वो एरिया है जहाँ पर अक्साई चीन जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग झड़पें जो हुई थी वो चाइना और भारत की सेनाओं के बीच शुरू हुई थी। इस बारे में भारत को 1959 में पता चला, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। युद्ध ने भारत चीन संबंधों पर भी लंबे समय तक प्रभाव डाला। इसने एशियाई एकजुटता के नेहरूवादी दृष्टिकोण को ध्वस्त कर दिया और चीन के प्रति नेहरू की नीति पर भारतीय राजनीतिक अभिजात वर्ग को तेजी से विभाजित किया। नेहरू को यह भ्रम था कि चीन भारत पर कभी हमला नहीं करेगा। नेहरू को लगा कि बातचीत से सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है, इसलिए वे चीन की हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे और भारत ने युद्ध की तैयारी भी नहीं की थी। कई लोग जवाहरलाल नेहरू को युद्ध में हार का कारण बताते हैं। भारत पर आक्रमण कर चीन ने भारतीय राजनीतिक नेताओं का भ्रम तोड़ दिया कि चीन भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। 1962 युद्ध के बाद भारत ने चीन के प्रति अपनी नीति बदली है। तो देखिए दोस्तों, जो भ्रम था नेहरू जी का वो टूट जाता है और इसी कारण से कई लोग मानते भी हैं कि नेहरू जी की गलत नीतियां थी, जिसके कारण भारत को हार का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1954 में चीन ने भारत के अक्साई चीन एक जगह है जो कि लद्दाख में पड़ती है, तो उस क्षेत्र में भारत के उस क्षेत्र में सड़क बनाने का जो कार्य था वो 1954 में शुरू कर दिया गया था। अब इसके 3 साल बाद भारत को पता चलता है कि वहाँ पर कोई सड़क भी बन रही है। खुद सोचिए, इतने लंबे समय बाद भारत को पता चला। यार, सीमा बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी भी देश की बाउंड्री एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पर देख रेख आवश्यक होती है। अब आपको 3 साल बाद, बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है ये 3 साल, तो 3 साल बाद पता चल रहा है कि वहाँ पर एक सड़क भी बन रही है, तो काफ़ी एक चौंकाने वाला केस था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना एक अंधविश्वास नहीं कह सकते आप कि यार जो हमारी सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं, जो कि हम देखते हैं कि 1954-55 के आसपास जब तिब्बत में ही 54-55 या 56 एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, कि तिब्बत पर चीन हज़ारों सैनिकों को भेज देता है और चीन और भारत की जो बाउंड्री थी वो जब बिल्कुल करीब आ जाती है, तो उस टाइम पर ही हमें कितनी ज़्यादा सतर्कता बरतनी थी, जो कि हमने नहीं बरती और ये एक तनाव का कारण बना। और फिर भी लगा कि बैठकर सारी बातचीत होगी और बातचीत के जरिए चीन या भारत में समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता जो थे माओ से तुंग, उन्होंने नवंबर 1938 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी की एक बैठक में कहा था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति ने यह नारा मूल मंत्र बना। कहा जाता है कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया तो यह केवल हिमालय के किसी क्षेत्र पर नियंत्रण या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बदलने के लिए नहीं था, बल्कि यह सभ्यता की जंग थी। सभ्यता की जंग मतलब दो प्राचीन सभ्यताएं जो थी उन्होंने आपस में जंग की, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल था। खुद सोचिए, हमारे यहाँ गांधी जी थे जिन्होंने यहाँ अहिंसा का पाठ पढ़ाया और वहाँ पर माओ से तुंग थे जिन्होंने कहा कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो दोनों के विचार बहुत ज़्यादा अलग थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अलग विचार थे। तो यहाँ पे सहयोग की भावना हम कैसे देख सकते हैं। माओ ने 1949 में कम्युनिस्टों की जीत से पहले अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा होने का आरोप लगाते हुए खारिज कर दिया। भारत चीन के साथ लगी सीमा की ऐतिहासिकता को आधार बनाते हुए सही ठहराने में लगा रहा और चीन युद्ध की तैयारी कर रहा था। माओ ने मैकमोहन रेखा, जो कि उस समय जो वहाँ के प्रमुख नेता थे वो माओ से तुंग थे, ठीक है, तो उन्होंने मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन को विभाजित करती है
को औपनिवेशिक बताते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया। आने वाले वर्षों में चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने लगा और इस इलाके को साउथ तिब्बत के नाम से बताने लगा। नेफा, ठीक है, नेफा क्या कहता है वो, इसे अरुणाचल प्रदेश को नेफा नाम से वो पुकारता है। चीन लगातार बॉर्डर विवाद को जीवित करता रहता है, जिससे आपसी संबंधों को अक्सर ठेस पहुंचती है। देखिए यहाँ पे अभी हमने 1962 के युद्ध की, सीमा युद्ध की हल्की सी बात कर ली। आपको काफ़ी कुछ समझा दिया, इतना ही समझना है आपको, ज़्यादा नहीं समझना, ठीक है इतना। और ज़्यादा गहराई में जाऊँगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ तक आपको लगभग सारी बातें समझ में आई कि चीन की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि आक्रमण हो सकता है, लेकिन भारत की सरकार, भारत के प्रमुख लोगों को नहीं विश्वास था कि वहाँ पे से कोई आक्रमण हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कोई तैयारियां नहीं की और चीन ने आक्रमण कर दिया। जैसा कि चीन के विचार थे कि बंदूक से ही सत्ता हम हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने आक्रमण किया और भारत को एक निर्णायक युद्ध में हराया। जो वहाँ के माओ त्से तुंग थे, इन्होंने जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई थी उस समय चीन के साथ, चाहे वो कितने भी देशों के साथ हुई हो, उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक तरफा संधियाँ रही थी। स्पेशली भारत के साथ जो भी संधियाँ हुई थी, देखो ब्रिटेन के टाइम पर भारत ने बहुत सारी संधियाँ की थी। भारत की बाउंड्री को निश्चित करने के लिए ब्रिटेन ने बहुत सारी संधियाँ की थी। तिब्बत हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान वगैरह का एरिया हो गया, तो यहाँ से बहुत सारी संधियाँ हुई थी भारत की सरकार के द्वारा, जो कि औपनिवेशिक सरकार थी। और नेपाल वगैरह से भी कई सारी संधियाँ हुई थी, जिस कारण से उस टाइम पर, औपनिवेशिक टाइम पर, जब भारत गुलाम था, तो अंग्रेज़ों ने भारत की सीमा को निश्चित किया था संधियों के माध्यम से। तो यहाँ पर चाइना ने कहा कि ये जो संधियाँ हुई थी, ये जो संधियाँ थी, ट्रीटीज साइन की गई थी बाउंड्री को लेकर, ये सारी की सारी औपनिवेशिक हैं। मैकमोहन रेखा जो भी बाउंड्री खींची गई थी चाइना और भारत के बीच में, ये सब मैकमोहन रेखा वगैरह क्या है, ये औपनिवेशिक, ये जो संधियाँ थी वो औपनिवेशिक प्रभाव से बनी थी। और इस कारण से चीन ने इन सभी जो भी संधियाँ हुई थी मैकमोहन रेखा वगैरह को मानने से इनकार कर दिया। और भारत हमेशा ही सबूत जुटाने में लगा रहा कि हम सबूत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को, या जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख देश हैं उनको, या चाइना को विश्वास दिलाएंगे कि देखो ये रहे सबूत हमारे, और हमारी बाउंड्री यहाँ तक शेयर होती है, यहाँ तक हमारी बाउंड्री है। तो भारत ने सबूत इकट्ठा करने में ज़्यादा ध्यान दिया, विश्वास दिलाने में, चाइना को विश्वास दिलाने में ज़्यादा ध्यान दिया, बातचीत करने में ज़्यादा ध्यान दिया। और तब तक चाइना ने आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, और भारत को मौका भी, भारत ने तैयारी की ही नहीं, मौका तो नहीं कह सकते, मिला क्यों नहीं मौका मिला, तो रणनीतिक कमजोरी रही थी भारत की, और जिस कारण से 1962 का युद्ध हुआ, जिसमें भारत हारा। और एक बहुत बड़ा रिलेशन के बीच एक बहुत बड़ी समस्या कह लो, या एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारत और चाइना के बीच में ये। और आज भी हम देखें तो चीन लगातार बॉर्डर संबंधी विवाद को जीवित करता रहता है, आज के टाइम पर भी जीवित करता रहता है। आज भी जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो साफ तौर पर कहीं भी जाते हैं, या कहीं भी कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, तो साफ तौर पर ये कहते हैं कि चाइना के साथ अभी हमारे जो सीमा विवाद हैं वो सुलझे हुए नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो सीमा है, जो LAC है, LOC है, वहाँ पर आज भी हम सीमा विवाद को देख सकते हैं। आज भी वहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। इसके कारण दोनों देशों में नागरिक समाज भी उत्तेजित होता है। भाई जो सिविल सोसाइटी है, जो हम समाज है, समाज में भी तो अपने देश के लिए प्रेम है, तो दोनों ही देशों के जो नागरिक हैं एक दूसरे से नफरत करना शुरू करते हैं, जिससे राजनीतिक व्यवस्था पर कठोर निर्णय लेने का दबाव बनता है। इस सब के कारण कूटनीतिक बातचीत संभव नहीं हो पाती। चीन के सैनिकों ने घात लगाकर 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के कुलुंग ला में असम राइफल की पेट्रोलिंग टुकड़ी पर हमला कर दिया। चीन के इस हमले में भारतीय सेना के 4 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन की इस हरकत के 45 वर्षों बाद एक बार फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। हाल के दिनों में डोकलाम विवाद ने एक बार फिर बॉर्डर विवाद को जीवित कर दिया है, जिसमें 21 भारतीय जवान शहीद हुए थे। द्विपक्षीय संबंधों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया। राजीव गांधी की चीन यात्रा, 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की थी, उसके बाद शुरू हुई, और 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी की चीन यात्रा के दौरान और तेज हो गई। मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा पोखरण में परमाणु
परमाणु विस्फोट किया गया। भारत को परमाणु ताकत का आधिकारिक दर्जा देने वाली यह घटना पड़ोसी देश को नागवार गुजरी, लिहाजा इस घटना पर उसकी तीखी प्रतिक्रिया ने दोनों के बीच संबंधों को करीब झुलसा ही दिया। देखिए दोस्तों, 1962 का जो युद्ध था, 1962 की जो लड़ाई थी, उसके बाद भारत पूरी तरह चीन से अपने संबंधों को तोड़ देता है और दोनों ही देश अपने राजनयिकों को, अपने राजदूतों को अपने दोनों ही देशों से बुला लेते हैं। तो इस तरह 1962 के बाद पूरी तरह दोनों ही देशों के संबंध अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं एक दूसरे से, और एक जो संपर्क वगैरह स्थापित हो रहा था 1962 से पहले, दोनों देशों के बीच जो रिश्ते बन रहे थे वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। और 1962 के बाद एक लंबा विराम लग जाता है दोनों ही देशों के संबंधों में। फिर आगे चलकर राजीव गांधी के द्वारा 1988 में चीन की यात्रा की जाती है ताकि जो संबंध है उनको दोबारा से बहाल किया जा सके। तो एक पहल के रूप में यात्रा की जाती है। उसके बाद फिर चीन के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा भी यात्रा की जाती है भारत की। उसके बाद दोनों ही देशों के जो संबंध हैं वो दोबारा से हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान से समझिए, 1962 की जो लड़ाई थी, जो सीमा विवाद था, जो बाउंड्री को लेकर ये जो विवाद था वो बहुत बड़ा था। आज भी दोनों ही देशों के बीच में ये प्रमुख मुद्दा रहता है। लेकिन दोनों ही देशों ने अब क्या कर लिया कि जो सीमा विवाद है, ये जो बाउंड्री को लेकर, सीमाओं को लेकर जो विवाद था, इसको साइड रख दिया, इसको एक तरह से साइड में रख दिया। और इसको दोनों ही देशों की तरफ ने, मतलब दोनों ही देशों ने ये निर्णय किया कि अभी हम, जब दोनों देश एक दूसरे के संबंध स्थापित करेंगे एक दूसरे से, तो सीमा विवाद को थोड़ा सा साइड रखेंगे। और तभी जाकर 1962 के बाद हम देखें, 1988 के बाद जब यात्रा वगैरह की गई, तो उसके बाद ही जाकर हम देखते हैं कि दोनों देशों में व्यापार के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोनों देशों का व्यापार एक दूसरे से, स्पेशली चीन के साथ जो आयात है भारत का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब दर्शाता है कि दोनों ही देशों ने फिलहाल अपने संबंधों को सही करने के लिए सीमा विवाद को साइड में रख दिया है। सीमा विवाद को थोड़ा अलग तरीके से रखा है ताकि दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो सकें। अब ये बात तो एक पॉइंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो चीन की तरफ से लगातार सीमा विवाद को उजागर करने की पूरी कोशिश की गई है। 1975 में हम देख सकते हैं कि 1975 में एक प्रमुख घटना मानी गई थी 1962 के बाद। 1975 में जब असम राइफल, एक असम राइफल थी, असम राइफल मतलब असम के कुछ जवान थे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, मतलब गश्त लगा रहे थे, पेट्रोलिंग मतलब देख रेख कर रहे थे, ठीक है, तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो एक बड़ी ये घटना थी LAC के पास। इसके साथ ही हम वर्तमान समय में भी 3-4 साल पहले की अगर हम बात को देखें तो डोकलाम विवाद आपको याद होगा। तो जिस समय चाइना और भारत की जो सेना है वो एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं, तो यहाँ पे हम बस यही देखते हैं कि चाइना की तरफ से, चीन की तरफ से लगातार जो सीमा विवाद है उसको सामने लाया जाता रहा है। इसके साथ ही जब भारत परमाणु शक्ति बन गया तो इस पर भी चीन ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी, जो कि खुद भी एक परमाणु शक्ति है। जून 1999 में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने चीन का दौरा किया। इस दौरे में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धमकी ना देने और ना देने के वचन को दोहराया। मई-जून 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण की यात्रा से दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की वापसी हुई। जनवरी 2002 में चीनी प्रधानमंत्री छू रोंगजी भारत आए। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा ने एक नए चरण को चिन्हित किया। भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने इस विषय पर बातचीत शुरू की। 1990 और 2000 के दशक में दोनों देशों ने सीमा पर शांति और शांति के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण समझौते और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, कई सारी संधियां की, समझौते किए। पिछले कुछ वर्षों में ये द्विपक्षीय संबंधों में नया विश्वास और सहयोग पैदा करने में सफल रहे हैं। 2008 में जब भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चीन का दौरा किया, तब द्विपक्षीय संबंध प्रफुल्लित हो गए, क्योंकि दोनों देशों ने 21वीं सदी पर साझा दृष्टिकोण रखने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह दोनों देशों के बीच शांति और समृद्धि के लिए सामरिक और सहकारी साझेदारी विकसित करने पर आधारित था।
यहाँ पे बात को समझिए। देखिए अभी अगर हम बात करें 1990 के बाद की बात करें, तो 1990 के बाद अगर हम देखें ना, तो चाइना के साथ भारत के जो संबंध बने हैं उसमें थोड़ा सुधार आया है। अभी आप 3-4 साल की बात को अगर भूल जाएँ, तो 3-4 साल पहले अगर हम देख लें, तो 1990 से लेकर अभी 3-4 साल पहले 2015 तक आप देख लो, तो चीन और भारत के जो संबंध है उसमें सुधार आया है, कंपैरिज़न अगर करें हम 1962 के युद्ध के बाद से। तो काफ़ी ज़्यादा सुधार 1990 के बाद देखा गया है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सीमा, दोनों ही देशों ने सीमा जो विवाद उसको एक साइड रख दिया है, उस पर जो भी बातचीत होनी थी उसको एक कुछ पलों के लिए साइड रख दिया था, जिसके बाद दोनों ही देशों के बीच कई सारे संबंध, स्पेशली आर्थिक रूप से जो संबंध थे वो बनने शुरू हुए। और आज आज हम सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं कि जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा होता है चाइना के साथ। तो भारत और चाइना का व्यापार, आर्थिक जो संबंध है वो काफ़ी बड़े हैं। अब लेकिन जब हम ऐड कर देते हैं चीन के द्वारा भी 2-4 साल को भी ऐड कर लो, तो साफ-साफ यहाँ पे देखा जा सकता है, अगर हम वर्तमान समय को देख लें, तो चीन के द्वारा साफ-साफ हम यही देख रहे हैं कि चीन पहले कुछ सालों में, 10 साल में, 15 साल में एक बार सीमा पर कुछ ऐसी घटना कर देता था जिससे कि सीमा विवाद शुरू होता था। लेकिन अगर हम 2-3 साल को देखें, तो इतना हमें दिखाई दे रहा है कि चीन हर 1 साल में 2-3 घटना हमें बॉर्डर बॉर्डर पर दिखाई दे रही हैं 1 साल में, जो साफ तौर पर सीमा विवाद को दर्शा रही हैं। अभी हमने लद्दाख में देखा, हमने गलवान घाटी में देखा, अभी हमने डोकलाम में विवाद को देखा। अब लद्दाख में हम बहुत सारे सीमा विवाद को देख रहे हैं। सिक्किम में हमने झड़पें देखी भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में। तो ये सब क्या है? ये सब सीमा विवाद को उजागर किया जा रहा है चीन के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों ही देशों के बीच में, और सीमा विवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में भी। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद इतना इम्पोर्टेंट है कि हमने आज के टाइम पर उससे सारे संबंध तोड़ रखे हैं भारत ने। क्यों? क्योंकि सीमा विवाद बहुत एक बड़ा मुद्दा दोनों ही देशों के रिलेशन में रहा है। उसी तरह चीन के साथ भी सीमा जो युद्ध रहा है, सीमा जो विवाद है, वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इसको साइड रखने का प्रयास दोनों ही देशों के द्वारा किया गया है, जो कि अब चीन के द्वारा वापस से उजागर किया जा रहा है, जो कि एक खतरा है दोनों ही देशों के संबंधों के सहयोग के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं, तो चीन की एक और योजना है जिससे कि भारत को खतरा है, वो है वन बेल्ट वन रोड योजना। ठीक है, OBOR, ये एक परियोजना है जो कि भारत के लिए एक खतरा है। वन बेल्ट वन रोड पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जल मार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। परंतु भारत अब तक इस पहल में शामिल नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन की OB यानी कि वन बेल्ट वन रोड पहल में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को भी शामिल किया गया है। अब ये जो आर्थिक गलियारा जहाँ से चीन और पाकिस्तान मिल रहे हैं एक दूसरे से, जहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, ये जो गलियारा है CPEC गलियारा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर यानी कि POK से गुजर रहा है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अतः OBOR में शामिल होने का मतलब यह है कि भारत द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अधिकार को सहमति प्रदान कर देना, जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके अलावा OBOR वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का माध्यम है, जिसके जरिए वह अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग बंदरगाहों के विकास और औद्योगिक केंद्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जो कि दीर्घकाल में भारत के हित में नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपको मैंने मैप भी एक दिखा दिया होगा, मैप मैं ऐड कर दूंगा। तो देखिए, जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, अब जम्मू कश्मीर का एक ऐसा रीजन है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में आता है, और पाकिस्तान के कब्जे से ही फिर यहाँ पे चीन शुरू हो जाता है। तो जो POK है, POK से ये जो चीन की ये महत्वाकांक्षी परियोजना है वो गुजर रही है। देखिए, इधर चीन है और इधर POK है। अब POK पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, तो POK के जरिए ही चीन अपनी ये जो वन बेल्ट वन रोड की जो योजना है इसे आगे बढ़ाना चाहता है, और आगे ये यूरोप तक इसको विस्तारित करना चाहता है। ये पूरे एशिया तक ले जाते हुए पूरे यूरोप तक इसे विस्तारित करना चाहता है। तो ये कहाँ से गुजर रही है, इसकी ये परियोजना OBOR की POK से होकर जा रही है। हालांकि ये पाकिस्तान के रास्ते हो रही है, लेकिन फिर भी जो POK का एरिया है वो तो भारत का एरिया है ना। तो अब POK से ये गुजर रही है, इसलिए भारत इसको अपनी सहमति नहीं देना चाहता।
देखो सिंपल सी बात है, ये मेरा एरिया है। देखो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे बात को समझे। जैसे जैसे जो पीओके का एरिया, पीओके मैं बता दूं, जो पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर आक्रमण कर कर, जो कबायलियों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था आज़ादी के टाइम पर, उसके उसने जो भी आज़ादी के टाइम पर कश्मीर पर कब्जा कर लिया, उसे हम पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो जो एरिया है पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया भारत का। अब वो क्योंकि भारत का एरिया है, अब भारत के एरिया से चाइना एक रोड बना रहा है भारत के एरिया में। और खुद सोचो एक बात, आपके एरिया में अगर कोई रोड बना रहा है आपकी ज़मीन के ऊपर और बिना आपकी परमिशन के, तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद सोचिए, आपकी ज़मीन के ऊपर कोई व्यक्ति है जो सड़क बना रहा है, आपकी काफ़ी विस्तारित ज़मीन है और आपकी ज़मीन के ऊपर वो सड़क बना रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? सबसे बड़ी चीज़ तो आप यही कहेंगे कि मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने मेरी परमिशन क्यों नहीं ली? और अगर मैं आपको मना कर दूं तो आपको नहीं बनानी चाहिए सड़क। यही होगी एक सच्चाई, एक ये ईमानदारी तो यही होगी ना, कि अगर मैंने आपको मना कर दिया कि आप मेरी ज़मीन पर सड़क ना बनाएं, तो आप नहीं बनाएंगे। ये होता है, ये मतलब सही चीज़ होती है। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से अपनी पूरी इस योजना को आगे बढ़ा रहा है, चाइना के द्वारा ये योजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आगे बढ़ रही है, जो कि भारत का एरिया है, जिस पर भारत की हर चीज़ की परमिशन की उसे आवश्यकता है। तो इसीलिए भारत इस पर अपनी बिल्कुल भी सहमति नहीं दे रहा है। इसको एक तरह से इल्लीगल कह रहा है कि वो हमारी ज़मीन पर सड़क बना रहा है, और इसने भारत से पूछा भी नहीं। हालांकि चाइना चाहता है कि भारत इसका समर्थन करे, और इसके लिए चाइना कह रहा था कि हम ये जो इतना जो रीजन है, इस इतनी जो सड़क है, इसको हम भारत के नाम पर भी दे सकते हैं। अगर हम भारत चाहे तो इस यहाँ वाली जो सड़क है इसको हम भारत के नाम से भी जोड़ देंगे। लेकिन भारत ने इसकी बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी। और दूसरी बात, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि भाई वो हमारी ज़मीन से रोड निकाल रहा है, इसलिए हमने परमिशन नहीं दी, हमने इसको इलीगल कहा, इस पर हमने सहमति नहीं दी भारत ने। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो चीन की परियोजना है, वो कोई एक ऐसी परियोजना नहीं है जिससे कि सबका भला होगा। उससे सिर्फ और सिर्फ मेनली चीन को ज़्यादा फायदा होगा, और चीन एक शक्तिशाली, एक महाशक्ति बनने का ख्वाब ये देख रहा है, और इससे भारत के लिए खतरा है। देखो भारत का पहले भी 1962 में युद्ध हो चुका है, और चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं रहते। तो अगर चीन शक्तिशाली बनेगा तो इससे भारत को नुकसान है। और सबसे बड़ी चीज़, बगल में है वो हमारे हमारे उससे कभी भी, मतलब हमारा कभी भी उससे किसी भी तरह का विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारी इतनी लंबी बाउंड्री उसके साथ शेयर होती है। तो चीन अगर शक्तिशाली बनेगा तो भारत के लिए अच्छा नहीं है, तो भारत के हित में नहीं होगा कि भारत इस परियोजना का समर्थन करे। तो यहाँ आपको ये वाली बात समझ में आ गई, वन बेल्ट वन रोड की ये परियोजना और भारत के बीच में इस चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब दोनों ही देशों के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंध काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसको आप देख लीजिए। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मतलब दोनों देश आपस में आमने सामने के तौर पर जब बैठते हैं तो उसे द्विपक्षीय कहते हैं, कोई तीसरा देश नहीं। तो दोनों देशों के बीच अगर हम बात करें तो कई कई मुद्दे हैं जो लगातार विवाद का कारण बने हुए हैं। आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के को कुछ संरचनात्मक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि वे अपनी अधिक प्रभावी वैश्विक आर्थिक भूमिका के लिए तत्पर हैं। ट्रेड डिफिसिट भारत के लिए, जो व्यापार घाटा है, वो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। सस्ते चीनी निर्यात के प्रभाव से भारतीय लघु उद्योग और घरेलू विनिर्माताओं को भी नुकसान हुआ है। हाल ही में संपन्न हुई 11वीं संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक 2018 में दोनों देश आर्थिक संबंधों में व्यापार की समस्याओं को दूर करने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप तैयार करने में सहमत हुए हैं। देखिए दोस्तों, दोनों ही देश शक्तिशाली बनना चाहते हैं, दोनों देश की अपने कुछ इंटरेस्ट हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए दोनों ही देशों के बीच हमें प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिल रही है, और कई सारे मुद्दे हैं जिस पर दोनों ही देश आपस में सहमत भी नहीं हैं। तो इसीलिए कई सारे विवाद भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ ही अगर हम व्यापारिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ट्रेड डिफिसिट, जो व्यापार घाटा है, वो भारत का ज़्यादा है। मतलब भारत को घाटा होता है जब भारत चीन के साथ व्यापार करता है। देखो, आप ये सोचते होंगे कि भारत को चीन से व्यापार ही बंद कर देना चाहिए, लेकिन हमें उनके सामान की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमें चीन के सामान की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है। लेकिन फिर भी बात यह है कि जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में हमें घाटा होता है। घाटा इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, उसे बेच नहीं रहे उतनी चीज़ें, तो व्यापार घाटा हमें होता है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय। भारत के जो घरेलू उद्योग है उन पर एक इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के फलस्वरूप चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2018 से 19 में 19 के 53.57 अरब डॉलर से घटकर वर्ष 2020-21 में 44.002 अरब डॉलर रह गया है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद को यह जानकारी दी थी। मतलब कहा कि अब थोड़ा हमारा जो घाटा था, व्यापार घाटा, वो कम हुआ है पहले के मुकाबले। पटेल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि चीन को निर्यात वर्ष 2022-21 में बढ़कर 21.19 अरब डॉलर का हो गया है, जो वर्ष 2019 से 20 में 16.61 अरब डॉलर का हुआ था। वर्ष 2018 से 19 में निर्यात 16.75 अरब डॉलर का हुआ था। कोरोना काल और डोकलाम विवाद के बाद भारत के चीनी कंपनियों पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके कारण व्यापार घाटे में कमी देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही देशों के बीच अगर हम आर्थिक व्यापार को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। आर्थिक व्यापार में भारत काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आयात करता है चाइना से। अब इसी में कई सारे आर्थिक जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने के लिए कई सारे समझौते भी आपस में दोनों ही देशों के द्वारा दोनों ही देशों के बीच होते रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत का जो व्यापार घाटा था वो ज़्यादा था, जिसको कम करने के लिए कई तरह के चीनी निर्यातों पर प्रतिबंध भी लगाए गए। हालांकि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं चीनी आयातों पर, जो चीनी वस्तुएं आयात की जाती हैं उन पर, वो लगाए गए हैं जो विवाद खड़े हो जाते हैं टाइम टू टाइम। अब चीन के साथ भारत के, जैसे कि डोकलाम विवाद हो गया, लद्दाख में विवाद हो गया, तो जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है तो सरकार के ऊपर भी एक दबाव रहता है कि सरकार कुछ करे। तो बदले में आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए कई सारे चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, जिससे कि हम ये देखते हैं कि व्यापार घाटे में कमी आई है। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर, जैसे कि G20 समूह, ब्रिक्स समूह, SCO आदि मंचों पर दोनों ही देश साझा प्रयास करते ही दिख रहे हैं। अगर हम दोस्तों सहयोग की बात करें, कुछ मंच हैं बड़े बड़े, जैसे कि G20, तो G20 जो समूह है उसमें भी भारत और चाइना दोनों ही हैं। ब्रिक्स समूह में भी भारत चाइना है। और SCO भी संघाई संगठन है एक, तो उसमें भी भारत और चाइना दोनों ही इसके भी सदस्य हैं। अब देखिए दोस्तों, जो विवाद है, हाल ही में एक विवाद आया था, इसको भी हमें देखना पड़ेगा संबंधों के मद्देनज़र। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब हम फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत दो देशों के रिलेशंस की बात करते हैं तो करंट में चीज़ें क्या चल रही हैं आप उसको भी ऐड करिए, ठीक है, ऐड करना आवश्यक होता है। तो गलवान बॉर्डर विवाद भी हम जानते हैं, जैसे कि जून 2020 में लद्दाख की एक घटना थी जिसमें लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तो ये झड़प हुई थी जिसमें गोलियां नहीं चली थी, जहाँ तक मुझे याद है। ये चाकू से हो गए या थोड़े जो हथियार हो गए उनके द्वारा मारकाट हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक जो थे वो शहीद हो गए थे। हालांकि एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका की, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि 35 के लगभग चीनी सैनिक मारे गए थे। लेकिन यहाँ उद्देश्य यह है कि ये समय समय पर जो विवाद उभर कर सामने आ जाता है, ये साफ तौर पर चीन की विस्तारवादी नीति को दर्शाता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये जितने भी विवाद हैं वो भारत को पीछे हटने को मजबूर करते हैं कि वो चाइना के साथ, चीन के साथ ज़्यादा गहरे संबंध ना बनाएं। इसके साथ ही कोरोना संकट को हम देख सकते हैं। कोरोना संकट के दौरान चीन ने कई सारी बातें छुपाई हैं। आज भी जब WHO के द्वारा जब शोध कराने की, रिसर्च कराने की बात की जाती है, अमेरिका के द्वारा रिसर्च कराने की बात की जाती है कि किस तरह से कोरोना संकट सामने आया, आखिर वो क्या कारण थे, क्या कारण थे, क्या रीज़न थे, तो चाइना ने इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इस रिसर्च पर भी इसने मना किया है। कोई ख़ास दुनिया को इसने नहीं बताया कि कोरोना किस तरह से सामने आया। तो एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को परेशान कर दिया, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी खतरनाक बीमारी ये रही थी। तो कल्पना करने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक ये जो संकट रहा है ये हमारे सामने रहा है, इसे तो हमने देखा भी है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक एक संकट आया जिसके बारे में दुनिया को चीन ने, यानी कि चाइना ने, कुछ भी नहीं बताया। तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये भी दो देशों के संबंधों के बीच में। तो ये वैश्विक चुनौतियों के रूप में सामने आता है। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिस पर चाइना और इंडिया एक जैसा दृष्टिकोण रखते हैं, जैसे कि पर्यावरण को लेकर दोनों ही देशों के बीच कई सारी सहमति पाई जाती है। सौर ऊर्जा को लेकर, हाई स्पीड रेलवे को लेकर,
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सहयोग की भी बातें की जाती हैं। पर्यावरण को लेकर आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कभी भी पर्यावरण से संबंधित, क्लाइमेट चेंज वगैरह से संबंधित कोई समिट बुलाया जाता है, कोई सम्मेलन होता है, तो उसमें भारत और चीन दोनों एक जैसा दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि दोनों ही देश विकासशील देश हैं। हालांकि चाइना की इकोनॉमी ज़्यादा है, लेकिन चाइना भी अभी विकासशील देश में ही गिना जाता है। तो दोनों ही देश कोशिश करते हैं कि विकासशील देशों को फ़ायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चाइना के साथ बस यही बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है संबंधों में, और चाइना के द्वारा समय समय पर जो विवाद खड़े कर दिए जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।